दिन के उजाले में इस वीराने में बने क्लब में इस वक्त अंधेरा था। तेज म्यूजिक के वहाँ मौजूद हर नौजवान लड़का लड़कियां झूमते मदहोश एक दूसरे की बाहों में गुमसुम आसपास से बेखबर थे। यहाँ एक से बढ़कर एक अमीर लोगों की बिगड़ी औलाद मौजूद थी। असल में लोगों की आंखों में धूल झोंकते ये जगह इंसान अपनी परेशानियों से बचने के लिए पुरसुकून होने के लिए आते थे। ये तो था एक बहाना इसे बनाने के लिए, पर असल में ये एक अमीर साधु का फहाशी अड्डा था, जिसे मॉडर्न लफ्ज़ों में क्लब कहा जाता है। बुरहान और इंस्पेक्टर अरमान शराब की बदबू से मुंह पर रुमाल रखकर अंदर दाखिल हुए। ये उन्हें यकीन था कि ताहिर यहीं मौजूद है, पर इतने लोगों के बीच उसे कैसे पहचाना जाए ये मुश्किल था। अरमान, तुम अलग से जाओ और ध्यान रहे कि वो भाग ना पाए। पर इससे पहले तुम कुछ पुलिस नफरी बुला लो एहतियात से। बुरहान ने कुछ झुककर अरमान से कहा कि वो सर हिलाकर अलग हो गया। वो दोनों थरकती लड़कियों और लड़कों के बीच से होते अलग अलग होकर ताहिर को ढूंढने लगे। ताहिर ने जब से सुना था पुलिस को शक हो गया है कि वो बीस को जानता है, तब से यहाँ मौजूद था। इस अंधेरी जगह तेज म्यूजिक में वो चेहरे पर मास्क लगाए दूसरे लोगों की तरह थिरक रहा था। उससे अब यहाँ से निकलना ही था। अगर पकड़ा गया तो पुलिस नहीं छोड़ेगी, और अगर बच गया तो बीस्ट। वो अभी कदम बढ़ाता कि एक लड़की झूलती उसे साथ लगी। क्या मुसीबत है? गुस्से से कहते उससे उसे खुद से दूर फेंक कर उसका मास्क भी साथ उतर गया। वो घबरा गया और यहाँ वहाँ देखने लगा, पर शुक्र अंधेरा था। उससे जैसे आगे को कदम बढ़ाए किसी को दीवार की तरफ पाया। बीस्ट? उसके लफ्ज़ों का मुंह से निकलना था कि बीच से हाथ बढ़ाकर सफ़ेद चमकता हंजर उसके समझने से पहले ही गले पर घुमाया और कुछ भी कहे बगैर सामने से हट गया। ताहिर बुत बना खड़ा रह गया। अंधेरे में उसका खून गले से फुहारों की सूरत में निकलने लगा और लहरा कर नीचे गिरा, और अपनी ही बनाई हुई उस पुरसुकून जगह पर मदहोश लड़कियों की हील तले उछलने लगा कि किसी को मालूम ना हो सका। सर, मुझे लगता है यहाँ से भी भाग गया होगा। काफ़ी ढूंढने के बाद अरमान वापस बुरहान के पास आया। तुम्हें जो कहा था वो किया? उससे पुलिस सफरी का पूछा। जी सर, चारों तरफ से पुलिस है, कोई भाग नहीं सकता। गुड। और फिर कुछ ही देर में अल्मोन क्लब में हर तरफ अफरा तफरी मच गई। क्लब में लाइट्स रोशन कर दिए गए और वहाँ मौजूद रूम्स में से कुछ इंतहाई शर्मनाक हालत में लोगों को निकाला गया। सब बड़े पैमाने के अमीर लोग थे। उनकी चीख पुकार को अनसुना करते उन्हें इसी हालत में गाड़ियों में धक्के देकर डाला गया। कोई धमकी दे रहा था तो कोई कुछ वहाँ बाहर मीडिया को देखकर अपना चेहरा छुपाने लगा। मीडिया को किसने बुलाया? बुरहान ने अरमान से पूछा। सर, उन्हें बुलाना थोड़ी पड़ता है, ये तो गंद की बू सूंघते ही पहुंच जाते हैं। अरमान दांतों की नुमाइश करते बोला तो बुरहान सर झटक कर अंदर से पुकार पर चला गया। सर, ये लाश। पाँव से कुचली हुई ताहिर की लाश की तरफ कुछ एहलकारों ने इशारा करते बुरहान को कहा। ओ माय गॉड, ये तो ताहिर ज़िया है। सारा डांसिंग फ्लोर खून से लथपथ था। ताहिर की ऐसी दर्दनाक मौत पर सबने अफसोस से एक दूसरे को देखा और एम्बुलेंस को कॉल करके मंगवाया गया। डैम इट। बुरहान ने गुस्से से दांत पीसे। सर, मुझे लगता है ये बीस का काम है। अरमान ने पुरसोच सा कहा। शट अप। मुसलसल नाकामियों पर उसका बुरा हाल हो गया था। सर, ये मैडम चल नहीं रही। एक लेडी कांस्टेबल ने नशे में मदहोश मुस्कान को लाकर बुरहान के सामने किया। बुरहान ने बिगड़े मूड के साथ गुस्से से उसे देखा, जिस पर गोल्डन शोल्डर कट बाल, सफ़ेद रंगत, मासूम से चेहरे पर बड़ी आंखें और लंबी सी पलकों वाली मुस्कान ने सीरियस होकर नशे की हालत में सलूट मारा। इतनी सीरियस हालत में भी पास खड़े पुलिस वालों के चेहरे पर मुस्कान की हरकत पर मुस्कुराहट आ गई। हैंडसम एसपी की सर की कसम मैंने नहीं पी। मुझे जाने दें सर, वो बुढ़िया हॉस्टल में घुसने नहीं देगी। घुटनों तक आती सुर्ख शर्ट और ब्लैक पेंट में वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। आंखें झपकते वो कांस्टेबल की गिरफ्त से अपना बाजू छुड़ाने की कोशिश करती बोली कि सब कहका लगा कर उठे। शट अप, जस्ट शट अप। ले जाओ इसे। बुरहान धाड़ कर बोला तो सब एकदम से चुप हुए और लेडी कांस्टेबल मुस्कान को घसीटती ले जाने लगी। चेक करो, यहाँ कैमरे लगे हैं। उसे हुक्म देते खुद आगे बढ़ गया। हैरियत, तुमने इतनी जल्दी बुलाया? कैफे में बैठी नूरुलैन के टेबल पर बिया अपना बैग रखकर चेयर पर बैठती बोली। कुछ काम था, नूरुलैन ने सर हिलाकर कहा। कुछ ऑर्डर किया? बिया ने उसका सपाट चेहरा देखकर पूछा। हाँ, ऑर्डर दिया है। क्या हुआ है? तुम यूनी नहीं आई और सब ठीक है ना? उसके हाथ पर अपना हाथ रखती बिया ने पूछा। बस कुछ तबीयत ठीक नहीं थी। बेरे के ऑर्डर लाने पर वो चुप हो गई। अच्छा बताओ क्या काम था? कॉफ़ी का कप मुंह से लगाते बिया बोली।
अपने हाथों की लकीरों को देखती नूरुलैन ने सर उठाया। काम चाहिए, दिलवा सकती हो करने को। क्या? पागल तो नहीं हो गई हो? शहर का एसपी तुम्हारा कजन, बिजनेसमैन तुम्हारा अंकल, और तुम काम ढूंढ रही हो? बिया को यकीन ना हुआ और वह हैरत से चिल्लाकर बोली। उसकी चीख पर आसपास के लोगों को मतवजा होते देखकर नूरुल ऐन ने आंखें निकाली। गला मत फाड़ो अपना, जो कहा है वो बताओ। नापसंदीदगी से नूर ने कहा। अच्छा अच्छा, गुस्सा मत हो। ये तो सोचो, काम ढूंढने से पहले कि तुम्हारी एजुकेशन कितनी है। 3rd ईयर में हो। कौन बेवकूफ़ देगा तुम्हें काम? हाँ, अगर किसी होटल में वेटर का काम आसानी से मिल सकता है। बिया ने उसकी बेवकूफ़ी पर तंज किया। नूरुल ऐन ने मायूसी से देखा। मतलब नहीं मिल सकती? मुझे पैसों की सख्त ज़रूरत है, वो भराई आवाज़ से बोली। बिल्कुल यार, कैसे? कौन देगा? कब से सिप लेते कहाँ? फिर उसका पसमोइदा चेहरा देखकर कुछ सोचती बोली। अच्छा बताओ, क्यों ज़रूरत है? वो मैं नहीं बता सकती। नफ़ी में साहिल हिलाते उससे इनकार किया और कप के किनारे पर उंगली फेरने लगी। पास की टेबल पर बैठा कोई बहुत गहरी नज़रों से उसके एक एक नकूश को देख रहा था और उनकी बातें सुनते बहुत कुछ सोच भी रहा था। कितने पैसे चाहिए तुम्हें? पुरसोच से पूछा। 3 करोड़। तंजिया मुस्कुराते उससे बताया कि कॉफ़ी पीती बिया को अच्छू लगा सुनते। क्या? पागल हो गई हो? पता भी है कितने पैसे मांग रही हो? बिया ने फिर चीख कर कहा। क्या पागलपन है बिया? मुझे यकीन है पागल तुम हो गई हो। कौन देगा तुम्हें 3 करोड़? काम के? जाओ किसी और को बेवकूफ़ बनाओ, मैं चलती हूँ। हाथ जोड़कर कहती वो उठकर चली गई और पीछे नूरुल ऐन उसे रोकने की कोशिश करती रह गई। हाय। पास वाली टेबल पर बैठा वो आदमी उठकर नूरुल ऐन के उसकी टेबल पर बैठा और बोला। नूर ने हैरत से देखा। सॉरी, आप मुझे नहीं जानती। और मैं भी। ये बस अभी आपकी पैसों के लिए ज़रूरत देखकर मुझसे रहा ना गया तो चला आया। मेरे पास एक काम है, अगर आप करना चाहें तो बहुत पैसे मिल सकते हैं। नूरुल ऐन की नासमझ नजरों को देखते हुए आहिस्ते से बोला। कितने पैसे? नूरुल ऐन ने अब्रू उचकाकर पूछा। पास बैठा आदमी उसके सुर्ख लबों को देखने लगा। आपको कितने चाहिए? वो मकरू अंदाज से मुस्कुराया। 3 करोड़। नूरुल ऐन नजरें फेर कर लापरवाही से बोली, जानती थी पैसे सुनकर अभी भागने वाला है। वो कहकर लगा उठा। नूर ने नागवार नजरों से देखा। उसे यूं गला फाड़कर हंसने वाले इंसान जहर लगते थे, जैसे दादा कहके लगा था और वो जुड़ जाती। करोड़ तक आपको अपनी पहुंच बनानी पड़ेगी। हसीन है, जवान है, किस चीज़ की कमी है आप में? उसकी लंबी पलकों, काली गहरी रात जैसी आंखों, गुलाबी लबों को देखकर जैसे उस पर नशा सा चढ़ने लगा था। क्या बकवास कर रहे हो? क्या कहना चाहते हो? वो आसपास का लिहाज छोड़कर दाढ़ी। वो आदमी घबरा गया। ओ मैडम, आप तो नाराज़ हो गई। लड़कियां तो खुश होती हैं अपनी तारीफ पर। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा। मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। वो एकदम संभल कर आसपास का ख्याल करता मासत करता बोला तो नूर ने मुड़ी। सही किया। मेरा मतलब था कि अगर आप मेहनत करेंगी तो पैसे भी इतने मिलेंगे। क्या काम है? कुछ पुरसोच से अंदाज में कहते उससे कहा। ये रहा कार्ड। उसे कार्ड निकालकर सामने टेबल पर रखा। हमारे होटल में आउट ऑफ कंट्री से गेस्ट आते हैं और आपको वहाँ वेटर का काम अंजाम देना होगा। सैलरी एक दिन की 30,000 रुपये। आंखों में शैतानियत छुपाए वो बोला। दूसरी लेडीज है वहाँ, और सिर्फ वेटर को आप एक दिन की 30,000 कैसे देते हैं? तफ्तीशी अंदाज में उससे पूछा। जी बिल्कुल है। आप कभी भी आकर वहाँ चक्कर लगा सकती हैं। और दूसरी बात, सैलरी एक दिन की इतनी, ये तो आपको नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि ये ऐसे समझे जैसे मुश्किल वक्त में लॉटरी निकल आती है लोगों की। पूरे यकीन से कहते उससे अपना कार्ड मजीद उसके सामने किया। देखिए, अभी से जवाब देने की ज़रूरत नहीं। आप सोच कर दें। ये रहा मेरा कार्ड। और आखिर में मैं ये कहूँगा कि अगर अक्लमंद होंगी तो किस्मत की दस्तक को नहीं ठुकराएंगी। वो कहकर कोट के बटन बंद करता चला गया और नूरुल ऐन पुरसोच से उस कार्ड को देखने लगी। फिर उठाकर बैग में रख लिया। शॉपिंग बैग उठाए वो अंदर दाखिल हुआ। मोबाइल यूज़ करते जब आरिफ की नज़र उस पर पड़ी तो अपनी मुस्कुराहट छुपाने लगा। मेरे लिए कुछ लाए हो? वो खुश होकर आगे हाथ करते बोला। साहिर ने गुस्से से देखा। ओ, हुरुलैन के लिए है। सॉरी। सर खुजाकर हाथ नीचे किया। अलिफ नहीं आ रहा, हैरियत? बैग रखते उससे पूछा। हाँ, वो उससे कुछ काम है। मोबाइल वाइब्रेट होने पर निकालते उससे देखा जहाँ मुस्कान की लोकेशन शो हो रही थी। ये मुस्कान पुलिस स्टेशन में क्या कर रही है? आरिफ परेशान सा सईद को देखते हुए बोला। अपनी बहन पर नजर रखो, तुम्हें उसकी जरूरत है। सईद कहकर सिगरेट लबों में दबाए ऊपर जाने लगा। पीछे आरिफ दांत पीसकर सईद को जाने का कहते वहां से चला गया।
वाकई इस लड़की को कोई नहीं संभाल सकता। दरवाज़ा खोलकर सईर अंदर दाखिल हुआ तो वो बेड पर वैसे ही बैठी थी जैसे सईर उसे छोड़कर गया था। वो चलता हुआ उसके पास आया और साथ बैठकर बैग्स उसके सामने रखे। पानी पिलाऊं? हाथ की पुश उसके गाल पर फेरते पूछा। हुरुलैन होश में आती पीछे खिसक कर इनकार में सर हिलाने लगी। मुझे अलग रूम चाहिए, डरते डरते उससे कहा। क्यों, मेरे साथ नहीं रह सकती एक रूम में? उसके खुले लंबे काले बालों को देखते पूछा। नहीं, मुझे अलग रहना है, वो ठोस लहजे में बोली। सईद ने सर हिलाकर लब भींचे। क्यों, वजह? संजीदा आवाज में पूछा। क्योंकि मैं नहीं रहना चाहती तुम्हारे साथ, मुझे अपनी बहन के पास छोड़ाओ, वो पूछने पर चीख पड़ी। एन, मुझे सख्ती पर मजबूर मत करो। मैं बहुत मोहब्बत से पेश आ रहा हूँ, इसे कबूल करो। और मुझे पागल मत बनाओ। अगर मैं पागल बन गया तो तुम्हारी मुझसे दूर जाने की हर वजह जमीन से मिटा दूंगा, समझी? उसे बाजू से पकड़कर वो धाड़ा कि हुरुल ऐन खौफ व वहशत से आंखें मीच गई। उठो, चेंज करो। सख्त आवाज में हुक्म दिया पर हुरुल ऐन अपनी छोटी सी नाक चढ़ाकर पीछे खिसक कर बेआवाज रोने लगी। सईद ने हैरत से गुमसुम सी लड़की की जिद को देखा। डोंट वरी डार्लिंग, जब मैं लाया हूं तो पहना भी सकता हूँ। उसकी संजीदा बात सुनकर हुरुल ऐन के कान खड़े हो गए। ऊपर से दरवाजे की बंद होने की आवाज़ उसका दिल हलक में आ गया। मैं पहनती हूँ, मैं पहन लूंगी, घबरा कर उससे बैग को सख्ती से पकड़कर सीने से लगाया। सईद उसके सुर्ख रंगत पर मुस्कुरा दिया। गुड गर्ल। उसको छूते शाबाश दी। आओ। एक सूट निकालकर उसे थमाकर उठाया। हुरुल ऐन अपना कामता हाथ उसके चौड़े हाथ में रखती उठी। मैं इंतजार कर रहा हूँ। उससे घने बालों पर हाथ फेर कर उससे कहा। हुरुल ऐन जल्दी से उससे दूर होकर बाथरूम में बंद हो गई। वो नहीं जानती थी कि कैसा है, क्यों उसे इस तरह ट्रीट कर रहा है, क्या चाहता है, पर वो जानती थी बहुत जल्द वो उसे अपनी औकात दिखा देगा। आखिर कौन बेवकूफ़ उसे अपनी बीवी बना सकता है और प्यार भी दे, उसकी नज़र में नामुमकिन था। एक लड़की अंधी हो, घर से 4 साल से गायब हो, उसके किरदार पर 1000 दाग हों, जिसे अपने भी अपनाने से इनकारी हूँ, उसे वो क्यों कर अपनाए? कैसे हो आप देख सकती थी, कैसे सोच सकती थी कोई उसे अपनाएगा, कोई उसे बीवी वाली मोहब्बत देगा? पर सही नहीं, आलिम जो उसकी बर्बादी का गवाह था वही उसे सहारा दे बैठा। नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, जल्दी इसकी बिस्लियत सामने आ जाएगी। चेहरा वॉश करके उसने खुद से कहा और मुस्कुरा दी। जल्दी मैं तुम्हारे पास होंगी नूर, और यहाँ से कहीं दूर चले जाएंगे हम, बहुत दूर। रेड शॉर्ट शर्ट, ब्लैक कैपरी, खुले घने लंबे बालों में वो बहुत दिलकश लग रही थी। जब वो आहिस्ता से दरवाज़ा खोलकर बाहर आई तो सिगरेट की गहरे कश लेते रूम में चक्कर काटते सईद की नज़र उस पर गई और पलटना भूल गई। उसने उसकी उठती गिरती पलकों को देखा और चलता पास आया। खाना बनाना आता है? उससे करीब से आती आवाज़ पर वह हैरत से सवाल पर ऊपर आवाज़ के समय देखने लगी। मामा के साथ पकाती थी, कहने के साथ उसका आंसू लुढ़क कर घनी पलकों से निकला और गुलाबी गाल पर फिसल कर गिरा। मेरे साथ पकाओगी? उसके आंसू को उंगली पर लेकर पूछा और उस मोती को लब से लगाया। नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना तुम्हारे साथ, मुझे यहीं छोड़ दो, वो बदक कर पीछे होती तल्ख लहजे में बोली। सही ने आबरूश खाए। खाना भी नहीं खाओगी? वो हैरत से लब दबाकर बोला। नहीं, वो सख्ती से कहती मुंह फेर गई। ठीक है, जैसे तुम्हारी मर्जी, मैं फोर्स नहीं करूंगा। वो संजीदगी से बोल रहा था पर पूरी आंखें मुस्कुरा रही थीं। मुझे यहाँ घुटन हो रही है, बाहर जाना है, गले में दुपट्टे को ठीक करते वो बोली। आओ मेरे साथ। उसकी नाजुक कमर में बाजू डालकर उसे अपने साथ लगाए उसके साथ मसामत को नजरअंदाज करते उसे लिए बंगले की बैक साइड पर जाने लगा जहाँ बहुत खूबसूरत जगह थी। पर हुरुलैन उसे महसूस करने के बजाय खुद को सईद की गिरफ्त से आज़ाद करवाने की कोशिश कर रही थी और सईद उसे वहाँ मौजूद फूल और पौधों के बारे में हर मालूमात दे रहा था जैसे उसे अपनी आंखों से देख रहा हो। मुझे जाने दो प्लीज़, मैं वहाँ सिर्फ अपनी फ्रेंड के बुलाने पर गई थी और मैंने ड्रिंक नहीं की थी, ये पता नहीं कैसे मेरी सॉफ्ट ड्रिंक में मिला दी थी, मैं सच में नहीं जानती। मुस्कान का जब नशा होता तो सबको मिन्नतें करती बोल रही थी पर वहाँ कोई उसका नहीं सुन रहा था। उसे यहाँ काफ़ी देर हो गई थी और आरिफ को मालूम हुआ तो वो बहुत नाराज़ होगा ये सोचकर वो बहुत परेशान थी। सब जानते हैं हम, हमें मत सिखाओ, सब लड़कियां पकड़े जाने पर यही कहती हैं, मतलब ये बहाना तो मशहूर हो गया है। लेडी कांस्टेबल ने उसकी बात सुनकर तंसिया कहा। तो तेरा क्या जाता है मोटी बुढ़िया, अगर मैंने पी तो अपने पैसों की है।
इतनी मिन्नत समाजत का भी कोई असर ना हुआ तो वो चीख कर बोली। वहां मौजूद सब लेडी कांस्टेबल की इस इज्जत पर कहका लगाकर उठे। बकवास बंद कर, दो लगाऊंगी ना सारा नशा उतर जाएगा। गुस्से से कहती लेडी कांस्टेबल बोली। पर मैं नशे में नहीं हूँ, मुंह बनाकर कहा तो फिर से सबकी हंसी छूट गई। तुझे मैं नशा दिखाती हूँ। लेडी कांस्टेबल मुस्कान की कमर पर स्टिक मारती बोली। बुढ़िया आहिस्ता। वो इतनी तेज स्टिक खाने के बाद भी बात आई। क्या हो रहा है ये? बुरहान अंदर उन लड़के लड़कियों के पेरेंट्स से निपट कर बाहर आया और वहां सबको मुस्कुराते देखकर गुस्से से तेज आवाज से बोला। सर, ये लड़की कब से बदतमीजी कर रही है? उस लेडी कांस्टेबल ने मुस्कान को देखकर दांत पीस कर बताया। सर झूठ बोल रही है, मैं एक मासूम लड़की क्या बदतमीजी करूंगी। मैं तो वहां उस क्लब में फ्रेंड के बुलाने पर गई थी, पर उससे मुझे धोखे से पिला दी। शट अप। अपने पेरेंट्स का नंबर दो ताकि उन्हें बुलाकर तुम लोगों के रंग ढंग दिखाएं। वो लेडी कांस्टेबल कब से लेने की कोशिश कर रही थी और बुरहान उस मुहतरमा के नखरे अंदर ऑफिस में सुन रहा था। ओह, फिर तो साहब आपको सीधा ऊपर जाने का, क्योंकि मेरे माँ बाप वहीं रहते हैं। मुस्कुरा कर कहती वो वहां मौजूद 80 लोगों से दाद वसूलने लगी। चटाख। बुरहान के इशारे पर पास खड़ी लेडी कांस्टेबल ने खींचकर जोरदार थप्पड़ मारकर मुस्कान का दिमाग घुमा कर रख दिया। ओह साहब, सारे दिमाग के पुर्जे ढीले कर दिए। अब अगर उनमें किसी का नंबर होगा भी तो वो अब तक डिलीट हो गया होगा। होंठ से निकले खून की बूंद साफ करती वो बगैर थप्पड़ कर सर लिए बोली। सब हैरत से उस छटांग भर की लड़की को देखने लगे। जाओ ले जाओ और इसकी मेमोरी में से अच्छी तरह किसी का नंबर निकालो। मायने हेज से कहते उसने मुस्कान को लेडी कांस्टेबल के हवाले किया। अरे छोड़ मोटी, कहाँ ले जा रही है? कि सीटी ले जाती लेडी कांस्टेबल पर वो चीखी और उससे अपने लंबे नाखूनों से नोचने लगी। बुरहान एक नापसंदीदी की नज़र उस पर डालकर अरमान की तरफ मुतवज्जा हो गया। सर, सिर्फ वहाँ मौजूद 5 रूम थे और उन 5 ही रूम्स में कैमरा लगा हुआ था, यहाँ तक कि वहाँ के बाथरूम्स में भी। ताहिर की रिपोर्ट्स आई? नहीं सर, वो कल तक आ जाएंगी। ठीक है, आते ही मुझे इन्फॉर्म करना। सर हिलाते उससे कहा। उसके ज़्यादा वहशतज़दा होने और बिगड़ने पर सईद मजबूरन उसे वापस अंदर ले आया और लॉन्च में सोफे पर बैठा दिया। मैं खुद चल बैठ सकती हूँ, मुझसे दूर रहकर बात किया करो, समझे? अपनी बाजू कमर पर उसके लम्ब से पूरी तरह भड़क उठी। सईद ने मुस्कुराहट दबाकर उसके सुख नाक को देखा जो गुस्से से फूल गई थी और आंखों में अनदेखी नफरत सी थी। पास रहकर बात करने से क्या प्रॉब्लम है? सईद सामने वाले सोफे पर बैठकर मोबाइल निकालते बोला। मुझे वहशत होती है तुम मर्दों से, वो तड़क कर बोली। सईद ने मोबाइल से नसें उठाकर उसके सुर्ख हो पड़ते चेहरे को देखा और लब भींच लिए। उसके जवाब न देने पर वो मुंह ही मुंह में बड़बड़ाने लगी। कितना पढ़ी हो? बात बदलने के लिए वो बोला ताकि उसका गुस्सा कम हो। अंगूठा छापूं, क्यों नौकरी देनी है? तंसिया बोली। सईद की आंखों में उसका अक्स बना। हाँ, देनी है अगर तुम हाँ करो। वो गंभीर आवाज में कहता उसके पास बैठा। हुरुल ऐन कुछ खौफ से पीछे हुई पर उसके दिमाग में एक ख्याल आया। पैसे दोगे? वो सीरियस होती उसकी तरफ अपना रुख करके बोली। हाँ, दूंगा। उसकी घबराहट को देखते जवाब दिया। कितने? हुरुल ऐन की आंखों में चमक उभरी और दिल में एक आस पैदा हुई। जितने तुम चाहोगी। उसके लट को उंगली पर घुमाते वो बोला। हूर का सांस रुक गया। क्या वो पागल हो गया था? जानता नहीं था क्या मेरी तलब कितनी होगी? उसने सोचा। क, क, क्या होगा? वो जानती थी उसके घर में कोई नहीं, सिर्फ वो दोनों थे और तन्हाई। उसका सांस बंद होने लगा था और वो उसके बिल्कुल करीब आकर बैठ गया था और ऑफर भी पैसों की कर रहा था। तुम्हें मेरे साथ हर रोज रात का डिनर बनाना पड़ेगा। उसकी बात पर हुरुल ऐन ने हैरत से मुंह खोला। वो क्या एक्सपेक्ट कर रही थी और वो क्या बोल रहा था? सईद उसकी सुख रंगत को देखने लगा। वो उसके चेहरे से ही जान चुका था कि वो क्या सोच रही है उसकी ऑफर के बारे में। काफ़ी देर वो कुछ बोलने के काबिल नहीं हुई। उसने सोचा था वो जो सोच रही थी कहेगा तो वो उसे मर्दों की हकीकत सामने लाकर उसके ही चेहरे में दिखाएगी और थूकेगी, जलील करेगी। पर ऐसा कुछ ना हुआ, बल्कि उससे उलट हो गया। इसे क्यों शौक पड़ गया है मुझसे खाने पकवाने का? कि अपने हाथ का बदसायका खाकर थक चुका था? ऐसी कई सोचें उसके दिमाग में आई। जवाब नहीं दिया। थोड़ा फासला कायम करते साइड ने उसके बदलते चेहरे के रंगों को देखकर पूछा। ठीक है, मुझे मंजूर है। वो चल बोली। वैसे करना क्या था? जानता था अंधी है, फिर क्या पका सकती है? उसे बहुत इजी लगा तभी झट से बोली। उसका इरादा एक रात का खाना पकाने का 1 करोड़ लेने का था और वो 3 करोड़ करके जल्दी से जान छुड़वा कर चली जाएगी।
सोचते वो पहली बार सईर के सामने मुस्कुराई अपने ही ख्यालों में। सईर जो उसे ही देख रहा था, उसके मुस्कुराने पर उसके गाल में फटते डिंपल को देखकर उसके दिल ने उसे छूने के लिए उकसाया। पर कितने पैसे? सईर के पूछने पर पहली बार होरुल एन का दिल धड़का, वो भी खौफ से। 1 करोड़ 1 रात के खाने के, कहकर उससे अपने लबों पर जुबान फेरी और गले में मौजूद दुपट्टे को ऐसे ही ठीक करने लगी। उसे लग रहा था वो अभी कहेगा कैंसिल ऑफर, पर ऐसा ना हुआ, बल्कि उसके बरक्स हुआ। पर मेरी एक शर्त है। जेब से सिगरेट निकालकर होंठों में दबाते उसे सुलगाया। वो गहरा कश लेकर फिजा में धुआं छोड़ते मुस्कुराती आंखों के साथ बोला। उसकी शर्ट पर होर का रंग फीका पड़ गया और वो परेशान सी होकर लब को चलने लगी। कैसी? कुछ देर बाद सोचकर उसने पूछा। यही कि जिस रात तुम परफेक्ट डिश बनाओगी उसके तुम्हें ये पैसे मिलेंगे। उरुलैन ने आंखें झपकी। मतलब जिस रात अच्छा खाना ना बना तो? उससे मासूमी से सवाल किया, जैसे नहीं जानती हूँ। तो उसके पैसे नहीं मिलेंगे, सिंपल। एस्ट्रे में सिगरेट मसलते उसने कहा तो हूर सोच में पड़ गई। ठीक है, मुझे मंजूर है। ऐसे ही वक्त पर छोड़ने से बेहतर है वो कुछ हाथ पैर ही मार ले, कहीं कोई रोशनी निकल आए। तभी सोचकर वो बोली। सहीर मुस्कुरा दिया। गुड थिंकिंग। वो कहकर उठा और किचन में चला गया। आज से शुरू करूं या कल से? वो पीछे से जल्दी से बोली। सही ने उसकी बेसब्री पर ओबरू उचकाया। नहीं, कल से, तब तक तुम अपना माइंड रेडी कर लो। मुस्कुराते कहकर वो लंच के खाने के लिए कुछ सोचने लगा। मुझे अब लगता है तुम्हारे पाँव में जंजीरें डालनी चाहिए। गुस्से से कहते आरिफ ने उसे गाड़ी में बिठाया। शर्म नहीं आती? बहन की ऐसी हालत देखने के बावजूद पुलिस स्टेशन में सॉरी बोल कर ले आए, कुछ हीरो की तरह एसपी से लड़ते मारते ताकि वो बदले में मुझे किडनैप कर लेता, बेवकूफ़ इंसान। लेडी कांस्टेबल के बुरी तरह पीटने पर वो अपने कंधे मसलती बोली। ड्राइविंग सीट पर बैठे आरिफ ने गुस्से भरी नजरों से देखा। बस कर दो मुस्कान यार, तुम्हारी इस नादानी से मैं भी फंस सकता था। और सईर मेरा क्या हाल करता जानती हो ना। प्लीज समझने की कोशिश करो। हमारी और उनकी जिंदगी में जमीन आसमान का फर्क है। गाड़ी रास्ते पर लाते आरिफ ने समझाने वाले अंदाज में कहा तो मुस्कान ने मुंह बनाया। अब कहाँ रहोगी? तुम्हारी सूरत टीवी पर तशरीफ ला चुकी है। वो दोनों भाई बहन एक दूसरे के लिए कुल कायनात थे। दोनों एक दूसरे से बहुत मोहब्बत करते थे, पर छुपाए रखते एक दूसरे से अपने जज्बात। तुम्हारे साथ बॉयज हॉस्टल में? वो लापरवाही से जवाब देकर भाई देखने लगी। हम्म। वो कहकर लगाकर हंसा। मुस्कान ने सुर्ख चेहरे के साथ घूर कर उसे देखा। तो मैं बताता चलूं, मैं अब हॉस्टल में नहीं रहने वाला, क्योंकि मुझे सईर ने अपने बंगले पर रहने का कहा है और मैं अपना सामान शिफ्ट कर रहा हूँ वहाँ। उसके वीरान तासुरात को एंजॉय करते वो बोला। तो क्या हुआ? बात तो ऐसे कर रहे हो जैसे आउट ऑफ वर्ल्ड जाकर रहने वाले हो। मैं भी वहीं आकर रहूंगी तुम्हारे साथ, आखिरकार तुम्हारी सगी बहन हूँ। वो सगी पर जोर देकर बोली। ओह सॉरी, तुम्हारी गलती दुरुस्त कर दूं, मैं तुम्हारा सौतेला भाई हूँ। हमारे बाप दो थे। वो आंखें घुमाकर बोला। बाप दो थे तो क्या हुआ, माँ तो एक थी। मुस्कान ने कंधे झटकते कहा। पर गाड़ी सीधा आकर गर्ल्स हॉस्टल के सामने रुकी, बगैर उसकी मासूम सूरत की तरफ ध्यान दिए आरिफ ने उसकी तरफ झुककर दरवाज़ा खोला। निकलो, मुझे काम से जाना है। और वैसे भी तुम तो यतीम हो, बेसहारा हो। बहुत बड़े बड़े डायलॉग मार रही थी ना वहाँ एसपी के सामने। निकलो, शाबाश, आउट। दूसरी तरफ आकर उसे बाजू से पकड़कर बाहर निकालते बोला और उसकी मिस्सी शक्ल की तरफ ध्यान दिए बगैर गाड़ी में बैठ गया। मिस मुस्कान, ये आपके बैग्स। हॉस्टल के गार्ड ने उसके आगे बैग रखते कहा और वापस चला गया। आरिफ ने ये देखकर बुलंद कहका मारा। अल्लाह तुझे देखे तरबूज की शक्ल के, मर जा कहीं, ताकि पूरी तरह मुस्कान से मस्कीन बन जाऊं। गाड़ी को लात मारती वो चीखी, पर नतीजतन अपना पाँव ही पकड़कर बैठ गई। इससे सबक हासिल करो और आइंदा ऐसी गलती करने से परहेज करो। वो उसे वहीं छोड़कर चला गया और वो पीछे उसे गालियां देने लगी। मैडम, जरा दूर जाकर मांगे। जमीन पर बैठे उसे देखकर वही गार्ड बोला। निकल बुड्ढे, भीख मांगेगी तुम्हारी बीवी। वो धाड़ी और उठकर बैग उठाने लगी। गार्ड गुस्से से देखते वहां से वापस चला गया। कहाँ जाऊं अल्लाह, कोई तो सहारा दे। बैग्स घसीटते वो खुद से मुहातिब हुई। सहीर अभी किचन में था कि टेबल पर रखा उसका फ़ोन बजा। उसने वापस आकर देखा तो आरिफ की कॉल थी। एक नज़र खामोश बैठी होरुल एन को देखकर उससे मोबाइल कान से लगाया। बोलो आरिफ। उससे कहने पर दूसरी तरफ से कुछ कहा गया जिसे वो खामोशी से सुन रहा था। होरुल एन का भी उसकी बातों पर ध्यान था। ठीक है, ले आओ उसे, पर याद रखना जिम्मेदारी तुम्हारी होगी। अगर होरलैंड को कुछ हुआ उसकी वजह से तो आगे मुझे लगता है समझाने की जरूरत नहीं।
वो हुरुलैन का ख्याल करता बोला, पर आरिफ समझ गया था और कुछ परेशान भी हो गया, पर उससे ना चाहते हुए भी जिम्मेदारी ले ली। ठीक है, ले आओ। उसे इजाज़त देकर सईद ने कॉल डिस्कनेक्ट की और हुरुलैन को देखा, जिसके तासुरात बता रहे थे कि वो लाने वाली बात में उलझी हुई है। वो उसे उन्हीं सोचों में छोड़कर वापस किचन की तरफ चला गया। चाहता था वो खुद पूछे, पर ऐसा होगा नहीं जानता था। उस लाने वाली बात को कुछ देर सोचने के बाद वो उसे वहीं छोड़कर सोफे पर लेट गई, और वो दिमागी तौर पर इतनी थकी हुई थी कि उसे मालूम ना हुआ कब उसकी आंख बंद हुई और कब नींद की गहराइयों में उतरी मालूम ही ना हुआ। कुछ देर बाद सही जब वहां आया तो उसे वहीं सोया पाकर कुछ देर सोचते फिर उसे उठाकर रूम में ले जाने लगा। वो बस स्टॉप पर वहां मौजूद बेंच पर उदास सी बैठी थी। बैग से वहां ही पड़े थे। बस आती, लोग बैठते और चले जाते, और वो वहीं की वहीं बैठी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहाँ जाए, पर वो बैठी रही, जिद में अपने भाई आरिफ के इंतजार में। जानती थी ज़रूर आएगा, जिसका इंतजार करते करते शाम से रात होने को आई थी। उसे अब परेशानी होने लगी, और दूसरी तरफ आरिफ बार बार उसकी लोकेशन चेक करते थक गया और हार कर वहां पहुंचा। आओ। दरवाज़ा खोलकर उससे रूखे लहजे में कहा, शुक्रिया, पर मैं किसी अजनबी के साथ कहीं नहीं जा सकती। मुस्कान ने मुंह बनाकर कहा। आरिफ ने आंखें सुकेड़ कर देखा। ठीक है, पर अब इस पर डटी रहना। वो कहकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा कि मुस्कान की आंखें फैल गईं। अरे रुको, मैं मजाक कर रही थी। अपनी बहन के मजाक को भी नहीं समझते। वो मुस्कुराकर जल्दी से बैग अंदर रखकर साथ बैठी। उसकी अदाकारी पर आंखें घुमाई और गाड़ी स्टार्ट कर दी। वैसे हम जा कहाँ रहे हैं? जेब से बबलगम निकाल कर मुंह में डालते पूछा। सिर्फ चुप करके बैठो और याद रहे कोई गड़बड़ ना हो अब की बार, वरना मैं तुम्हें घर से नहीं दुनिया से उड़ा दूंगा। सर लहजे में कहते वो रास्ते को देखने लगा। मुस्कान ने मुस्कुराकर सर हिला दिया। छत पर बैठी वो चांद को देखती। बैग में पड़े कार्ड के बारे में सोच रही थी कि कॉल करे या ना। पर मुझे हूर को वापस लाकर भी तो यहाँ से जाने के लिए पैसे चाहिए। वो मैं कहाँ से लाऊंगी? आंखें मीचकर वो खुद से मुखातिब हुई। बुरहान कैसे बदल गया? क्या वो इतना सख्त दिल है? क्या मेरा हुरुलैन की बहन होने के अलावा कोई उससे रिश्ता नहीं? कैसा मन उस वक्त है, सब मुंह मोड़ गए हैं। अचानक बुरहान की सोच आने पर बेबसी से सोचती हुई वो छत पर लेट गई कि इतने में पास बड़ा मोबाइल बजने लगा। उससे गर्दन मोड़कर चमकती स्क्रीन पर देखा जहाँ दादा का नाम शो हो रहा था। उसका मूड तो नहीं था, पर सुबह से कॉल करके तंग करने की वजह से फिर भी ना चाहते कॉल रिसीव कर ली। हेलो, कहाँ थी सारा दिन? मैं कितने चक्कर लगा चुका हूँ घर के, और ये तुमने मेरा घर में आना क्यों बंद कर दिया है? भी मुझे अंदर आने नहीं दे रही। उसका हेलो सुनने से पहले ही दादा अपने सारे दिन का गुस्सा निकालने लगा। मर नहीं गई थी, जिंदा हूँ, वो बेतासुर आवाज से बोली। और जब मैंने कह दिया है कि मेरा या मेरी बहन का तुम लोगों से कोई रिश्ता नहीं, तो क्यों तंग किया हुआ है? सारा दिन कॉल पर कॉल किए जा रहे हो। सब लोग तुम्हारी तरह बेकाम नहीं, हजार काम है हमारी जिंदगी में। वो बैठी भड़क उठी। नूर यार, प्लीज मेरे साथ तो ऐसा ना करो। मैंने क्या किया है? बालों को नोचते रात के इस वक्त अकेला लॉन में बैठा वो बेबसी से बोला। दादा, मुझे किसी से बात ही नहीं करनी, आई समझ। अब मुझे कॉल मत करना बस। संजीदा लहजे में कहकर आंसू साफ कर दी। कॉल काटने ही वाली थी कि दादा जल्दी से बोला। मेरा कसूर नूर? दूसरी तरफ बगैर इल्तिजा के संजीदगी से पूछा। नूर ने उसके पूछने पर अपने लब कुचलने लगी। मेरे दोस्त हो, बेस्ट वाले? सिसकी दबाकर उससे पूछा। दूसरी तरफ दादा उसके लफ्जों में गम को महसूस करते सख्ती से आंखें मीच गया। कोई शक? क्या कर सकते हो मेरे लिए? चांद को देखते हुए तंसिया मुस्कुराई। जान नहीं दूंगा, क्योंकि तुम्हारे साथ जीना चाहता हूँ। वो कुछ ठहर कर बोला तो दूसरी तरफ नूर सकते में आ गई। क्या था उसके लफ्जों में कि नूर को जो बोलना था वो भूल गई। काफी देर दोनों के बीच खामोशी छाई रही। सिर्फ एक दूसरे की सांसें सुन रहे थे। उसकी खामोशी दादा के सबका इम्तिहान ले रही थी कि हाथ में मौजूद कांच का ग्लास टुकड़ों में तकसीम हो गया, और उस ग्लास के टूटने की आवाज़ पर नूर होश में आई। दादा का हाथ खून से लाल हो गया और कुछ सरे उसकी हथेली में चुभ गए, पर जितना दर्द उससे हथेली में नहीं हो रहा था जितना नूर की खामोशी पर हो रहा था। मजाक अच्छा है, वो मस्सूई हंसी हंसी। ये क्यों नहीं कहते, इतनी हिम्मत नहीं। मुर्दापन से कहका लगाकर वो उसका मजाक बनाने लगी। दादा उसकी हंसी पर मुस्कुरा दिया। फिर तुम हंसती कैसे? उसने भी अपनी बुस्सिली का जैसे मजाक उड़ाया। तुम्हें खुश करने के लिए जोकर भी बन सकता हूँ। वो उसके मूड को ठीक करने और जो कहना चाहती थी उससे हटाने के लिए बोला। मुझे तुम जोकर नहीं चाहिए दादा, सिर्फ मेरे लिए।
इतना करना कि मेरे रास्ते में कभी मत आना, कभी नहीं। और मुझे माफ़ कर देना। भूल जाना किसी भी बोनी को जिसे तुम अपना अच्छा दोस्त मानते थे। समझना मर गई वो। अपने इस मतलबी दोस्त की खातिर मेरे रास्ते में मत आना। मुझे अपने पाँव पर खड़े रहने की हिम्मत देना, ना कि। मुसलसल रोती वो भराई आवाज़ में कहती मोबाइल ऑफ कर गई, बगैर दूसरी तरफ की एक बात भी सुने। दादा ने उसकी रोई हुई आवाज़ सुनकर मोबाइल गुस्से से नीचे दे मारा। अगर इसमें ही तुम्हारी खुशी है तो समझ लो, मर गया तुम्हारा दादा, नहीं है मेरी कोई दोस्त। गुस्से से मोबाइल को देखकर दादी उससे कहा, और बगैर रुके सुर्ख लहू रंग आंखें लिए वहां से अंदर घर में चला गया। सुनो बेटा। किचन से निकलते आसिया बेगम जल्दी से बोली तो दादा ना चाहते हुए भी आंखें मीच कर रुक गया। दादा, बुरहान बेटा कैसा है? और वो वापस क्यों नहीं आ रहा? अपनी माँ के बारे में भी नहीं सोच रहा? क्यों तड़पा रहा है मेरी ममता को? रोते हुए उसने दादा के कंधे पर हाथ रखकर पूछा। अम्मी आप रोएं तो नहीं, वरना मुझे भी रोना आ रहा है। आसिया बेगम का सर अपने सीने से लगाकर वो बोला। ठीक है भाई, एकदम परफेक्ट है। एक दिन में क्या हो जाना है उसे, मेरी कुछ देर पहले ही बात हुई है उनसे। तो वो आ क्यों नहीं रहा? ये आप अब्बू से पूछकर उन्हें यहाँ लाने की बात करें। देखा कैसे बेइज्जत करके निकाला उन्हें। पर बेटा, तब तुम्हारे अब्बू गुस्से में थे। आसिया बेगम ने समझाते हुए कहा। अम्मी, गुस्से में इंसान अपने ही सगे भाई की बेटी को किसी अजनबी के हवाले नहीं कर देता। और कितना पैसा है अब्बू के पास जानती तो होंगी। ऐसे कितने ही रेस्टोरेंट खरीद सकता था, पर उन्होंने क्या किया? मुझे लगता है उस सईद ने भी हुरुल ऐन और नूर के सामने हमारे बदसूरत चेहरे लाने के लिए रकम रखी थी। अगर अब्बू चाहते, हुरुल ऐन को अपनी बेटी समझते, तो उसके साथ ऐसा ना करता। भाई जो कर रहा है ठीक है अम्मी, आप भी समझें। उसके माथे पर भरोसा देकर दादा बोला, और वहां आसिया बेगम को सोचों में छोड़कर चला गया। तुम दोनों पता नहीं क्यों उन दोनों के पीछे पागल बन रहे हो। तुम्हारे अब्बू ये पैसा कमा भी तो तुम दोनों के लिए रहे हैं। पीछे आसिया बेगम बड़बड़ाई।